आवाज आ रही है इकरा मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा इकरा, अब एक काम करो, जो मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर लिखवाया था ना उसे जरा अपने सामने रखो और फिर मुझे वन बाय वन हेडिंग्स बताती जाओ, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना? जी मैम। अच्छा, आज की क्लास में कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की? ठीक है। और कौनैन के अलावा और कोई है? ठीक है, पहले थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आज की क्लास का पढ़ेंगे, ठीक है? मैम आपने ना सबसे पहले बताया था हमें साइकोलॉजी क्या होता है, और इसके एक मिनट बाद हमने इकरा, किया रुको था। रुको रुको रुको, मैं पूछती हूँ, एक मिनट रुक जाओ ताकि और लोग हैं, अगर वो आ जाएं तो फिर हम शुरू करें। ओके मैम। ठीक है, अब मुझे स्टार्टिंग से बताओ सबसे पहले जो है। अच्छा, थोड़ा सा पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन दे दें कि आपके कोर्स का क्या है और इसका क्या रोल प्ले करेगा आपके बीबीए में। ठीक है, जो आपका कोर्स है सेकंड सेमेस्टर का, यानी जो मैं पढ़ाऊंगी उस कोर्स का नाम है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से भी पढ़ते हैं या जानते हैं। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर में हम करते क्या है, या अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम दो चीजें देखते हैं। हम उसमें देखते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इंसान के बिहेवियर को और उसके मेंटल प्रोसेस को। यानी कि मेंटल का मतलब ये कि दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से आप दुनिया जहाँ के काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, भाग रहे हैं, जाग रहे हैं, ये सारी चीजें इस प्रोसेस का होना। और इस प्रोसेस से जो आप अपना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, अपने इमोशंस जनरेट कर रहे हैं, लोगों के बारे में ख्यालात बना रहे हैं, चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को भूल रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, मेमोरी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, लर्निंग किस तरीके से होती है, लर्निंग क्यों हम भूल जाते हैं, या हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है, लोग जो हैं आपके बारे में या आप लोगों के बारे में कैसे इंप्रेशन फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें इंसान के मेंटल प्रोसेस में आती है, ठीक है। और ये सारे मेंटल प्रोसेस की वजह से इंसान एक सर्टेन वे में बिहेव करता है, वो आपका बिहेवियर हो जाता है। तो हम साइकोलॉजी की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम दो चीजों में डील करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी की जब बात आती है तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है कि हम यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं थोड़ी सी एक और चीज भी ऐड कर दूं, पता नहीं लास्ट क्लास में समझाई थी या नहीं, कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस दो तरह की होती है, एक फिजिकल साइंस है, एक सोशल साइंस है। फिजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम नंबर्स में डील करते हैं, ठीक है। दोनों में फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, लेकिन वहां पे हम ऑब्जेक्टिविटी से डील करेंगे। फिजिकल साइंस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, मैथ्स आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास किस में आते हैं,
फिजिकल साइंस में। और सोशल साइंसेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? सब्जेक्टिव कोर्सेज आते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसके अलावा इस तरह से या इससे मिलते जुलते जितने फिलॉसफी हो गया, आपके पास एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपके पास सोशल साइंसेज में आती है, जहाँ पे आप लोगों के बिहेवियर को पढ़ते हैं या लोगों के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उस पर कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस पे स्टडी करना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली सोशल साइंसेस पे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि लेट सपोज इकरा की बात करें, तो इकरा का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छे वर्ड को मुझे किस में लेकर आना है? मुझे किसी ना किसी कैलकुलेशन में लेकर आना है। अगर मैं ये कहूँ कि एमन का जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा है, तो बहुत बुरे को मैंने कैटेगराइज करना है। ठीक है, अब वो कैटेगराइजिंग क्या होगी? गुड होगी, बैड होगी, एक्सीलेंट होगी, वेरी ऑफन, इस तरह से। अगर आपने क्वेश्चनर कभी देखे हो तो उसमें इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि साइकोलॉजी जो जिस फील्ड में आती है या जिस साइंस में कैटेगराइज की जाती है वो है हमारे पास सोशल साइंसेस। ठीक है, अच्छा, अब सोशल साइंसेज या साइंस का वर्ड जहाँ भी आपके पास लिखा हुआ है, जब भी आप साइंटिफिक स्टडी की बात करें या आप जिंदगी में किसी भी डेफिनेशन पे देखें और वहाँ लफ्ज साइंस अगर लिखा हुआ है कि इट डील्स विद या इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस, तो इसका मतलब है यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात होगी। मैं जब भी ये कहूंगी, जैसे लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि BS1 का बिहेवियर बहुत बुरा है, ठीक है, टीचर के साथ बिहेवियर, तो इसके लिए मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाने पड़ेंगे। और फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे कि हर हफ्ते इस क्लास से कोई ना कोई किसी टीचर के साथ मिसबिहेव करता है, रिजल्ट बहुत खराब है। तो ये चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मेरे पास डेटा है, मेरे पास कैलकुलेशन है, जिसकी बेसिस पे मैं किसी के बिहेवियर को जनरेट करूंगी। मैं ये हरगिज नहीं कह सकती कि लेट सपोज अगर क्लास में मुझे खुद से अगर क्लास नहीं पसंद और मैं कह दूं कि नहीं BS1 जो है वो सही नहीं है, ठीक है, या बुरी है, तो मेरी पसंद या नापसंद यहाँ नहीं चलेगी। जब भी डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई हो साइंटिफिक, तो इट मीन्स आपने बात करनी है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, रीजनिंग के साथ। अगर आपने स्टडी स्किल्स पढ़ी हो तो स्टडी स्किल्स में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो हम एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के साथ एक हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं और एक हाइपोथेसिस से हम एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक में भी आप पढ़ेंगे, ये चीजें मजीद जो है वो आगे आती रहेंगी। तो साइंटिफिक का मतलब समझ में आ गया, मेंटल प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया, और ह्यूमन बिहेवियर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तीन चीजें हैं आपके पास, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब मेंटल प्रोसेस में आपके पास दो जो मेन चीजें हैं वो आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, इंसान के जिस्म में वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे आज़ा, बहुत सारे सिस्टम्स बनाए हैं, और ये सारे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, जैसे कंप्यूटर का अगर हम कहें ब्रेन तो CPU होता है, इसी तरीके से इंसान का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिस जहाँ से मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस कन्वे होते हैं, ठीक है, ये सारा कंट्रोल करने वाला सिस्टम आपका ब्रेन, और ब्रेन के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड अटैच है वो ये दोनों चीजें कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और जितने भी मैसेजेस इसमें आते हैं उन मैसेजेस को, यानी जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उससे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, जब रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो आप एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। अच्छा इकरा, इसके बाद फिर मुझे बताओ आगे क्या है। इसके बाद मैम हमने कहा था कि हमने पढ़ा था व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट स्टडी। इसके 5 ठीक है, स्टेप थे: ओवर्ट एक्शन, सोशल रिलेशनशिप, मेंटल प्रोसेस, इमोशंस एंड आ, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1 क्या था? नंबर 1 बताओ। नंबर 1 बताओ।
ओवर्ट एक्शन। ओवर्ट एक्शन। अब देखो अगला जो टॉपिक था हमारे पास, जिन लोगों के पास लेक्चर नहीं है वो किसी से भी बोरो कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो ये था, उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि साइकोलॉजिस्ट किस चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग अ काउंसलर, तो अगर मुझे किसी का मसला हल करना है या मुझे किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो मैं उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एक्शंस को देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि क्लास में टीचर आके स्टूडेंट्स को, जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के साथ साथ वो ऑब्जर्व कर रहा है, आप किस तरीके से बैठे हैं, आपने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके का आपके कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन है, आप किस तरीके से बात करते हैं, बात करते हुए किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, किन अल्फाजों को आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आपका एक्सेंट कैसा है, ये सारी चीजें क्या कहाँ काउंट होती हैं, वो तमाम चीजें जो डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सके वो किस में आएंगी, नंबर 1 पॉइंट में। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहली चीज कि डायरेक्टली जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप एक खाली कमरे में दाखिल हुए और खाली कमरे में आपने देखा कि कमरे का जो पेंट है वो सफेद कलर का है, उसमें एक वॉल क्लॉक लगी हुई है, एक एसी लगा हुआ है, एक पंखा है। जो चीज़ आप डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते थे, वो आपने ऑब्ज़र्व कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानों में भी है कि आप डायरेक्टली जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास पहला पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है? अच्छा। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास सोशल। थैंक यू आयशा, बहुत सारा लिख के तुमने भेज दिया। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, अब सोशल रिलेशनशिप आपको क्या बताता है, सोशल रिलेशनशिप आपको ये बताता है कि आपका दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अब वो दूसरे लोग कौन हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप सोसाइटी में रहते हैं, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में अपने घर वालों के साथ रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब ज़ाहिर है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँगे या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो उसे इस चीज़ का तो नहीं पता होगा। तो कैसे पता चलेगा, आपसे बातचीत करके, आपसे इंटरैक्ट करके। जब आपसे इंटरैक्ट किया जाएगा या आपके साथ जो लोग आए हैं वो जब उनसे जब पूछा जाएगा, मोस्टली क्या होता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई अम्मी या अब्बू वो साथ जाते हैं, और जैसे-जैसे डॉक्टर आपसे पूछ रहा होता है साथ में वो भी बोल रहे हैं कि अच्छा इसको ये भी होता है, इसको ये भी होता है, अच्छा डॉक्टर अगर इंजेक्शन की ज़रूरत हो तो लगा दे। ये बीच में बोलना जो साथ-साथ बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये बहुत सारे मैसेजेस देता है। ठीक है? या एक छोटा-सा बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो तो अपनी फीलिंग नहीं बता सकता। वो फीलिंग उसकी कौन बता रहा है, उसके इमोशंस को उसके घरवाले बता रहे हैं। इसी तरीके से जब आप सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो सोशल रिलेशनशिप लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप, लोगों के साथ आपका बातचीत करने का तरीका, लोगों के साथ आपका घुलने-मिलने का तरीका भी नॉर्मल और एब्नॉर्मल होता है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि सारे लोग ही बुरे हैं, मेरे घरवाले भी बुरे हैं, मेरे रिश्तेदार भी बुरे हैं, मेरे बहन-भाई भी बुरे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। शायद कुछ केसेस में ऐसा मुमकिन है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? शायद कोई एक दोस्त बुरा हो सकता है, लेकिन घरवाले, बहन-भाई, रिश्तेदार, एक वक़्त में सभी लोग बुरे नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई उस शख्स के साथ कोई न कोई मसला है, ठीक है? तो यहाँ पे हम से मुराद साइकोलॉजिस्ट किस चीज़ को स्टडी करेगा? सोशल रिलेशनशिप को, ठीक है? बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारे जो है वो है हमारे पास मेंटल प्रोसेस, ठीक है?
अच्छा, मेंटल प्रोसेस क्या चीज़ है? मेंटल प्रोसेस हमें ये बताता है कि इंसान के दिमाग में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं, यानी ब्रेन में चलने वाले जितने भी प्रोसेस हैं, उन तमाम प्रोसेस को स्टडी करना। अब उन तमाम प्रोसेस को कैसे स्टडी किया जाता है? उनको ऐसे स्टडी किया जाता है कि अगर आपके इल्म में ये बात हो कि जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस में होता ये है, अक्सर सुना होगा कि बॉडी के हाफ पार्ट में जो है वो पैरालिसिस हो गया, तो वो पार्ट जो है वो यानी बॉडी के फंक्शंस में उसका कोई रोल प्ले नहीं होता। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ब्रेन के कुछ हिस्से में जो मैसेजेस एक नॉर्मल तरीके से पहुंचने चाहिए, वो मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे। जैसे अगर आप घर में बैठे हुए हैं, घर में मौजूद हैं और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल के साथ आपने हेडफ़ोन्स लगाए हुए हैं, तो उस वक़्त आप बाहर की दुनिया से यानी हेडफ़ोन्स के बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब आपको कोई आवाज़ें दे रहा है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस वक़्त पैरालिसिस मोड में हैं। कि उनके अल्फ़ाज़ या उनका जो मैसेज है वो आप तक नहीं आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि बीच में हेडफ़ोन्स का एक बैरियर आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के मेंटल प्रोसेस जब सही तरीके से काम नहीं करता, तो कोई ना कोई बैरियर आ जाता है, ठीक है? तो इसी चीज़ को स्टडी किया जाता है और इस चीज़ को स्टडी कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाएगा कि लेट्स सपोज़ अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे लें साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कि अगर कोई इंसान अ, घर में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता, यानी कि सारे घर वाले खुश हैं, खुशी की कोई बात हो रही है, जिस पे एक नॉर्मल इंसान को खुश होना चाहिए, अगर वो खुश नहीं हो रहा और ये कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ चल रही है, तो फिर कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके मेंटल प्रोसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है? तो फिर साइकोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे कि भई तुम्हें क्यों खुशी महसूस नहीं होती? उससे पूछा जाएगा, तो शायद इनिशियली तो वो इन बातों को ना बताए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का काम ही ये है कि सेशंस कंडक्ट करके और उससे उन चीज़ों को पूछा जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे मेंटल प्रोसेस की। ब्रेन में ब्रेन से निकलने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से छोटी-छोटी नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स का को ऐसे समझो कि कभी आपने देखा है जो ट्यूब लाइट्स वगैरह लगी हुई होती हैं, कभी इसको हटाओ या जो पंखा होता है उसके जो स्विच बोर्ड होता है, कभी वो स्विच बोर्ड के पीछे की साइड अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे तार होते हैं, अलग-अलग कलर के। वो वायर्स जब उसमें स्विच बोर्ड में अपनी-अपनी सही-सही जगह कनेक्ट किए जाते हैं, तो आपका जो है वो फैन या लाइट जो है वो सही प्रॉपर फंक्शन करती है। अगर वो सही जगह कनेक्ट ना किए गए हों और स्विच बोर्ड सिर्फ वैसे ही लगा दें, तो चीज़ जो है वो वैसे फंक्शन नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये नर्व्स हमारी बॉडी में मैसेज लाने और ले जाने का काम करते हैं, जिसे हम पूरे अपने मेंटल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? आपको भूख लगती है, तो आपको कोई शख्स आके नहीं कहता कि तुम्हें जो है वो भूख लग रही है। आपको खुद से फ़ील होता है कि मुझे क्रेविंग हो रही है, अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए। आपको प्यास लगती है, कोई शख्स आपसे आके नहीं कहता कि तुम्हें प्यास लग रही है। आपको खुद से महसूस होता है कि अब मुझे पानी पी लेना चाहिए, ठीक है? आपको रोना आ रहा है, कोई आपसे आके नहीं कहता, आपको कोई इल्हाम नहीं होता, खुद से वो फीलिंग होती है और आपको रोना आता है, ठीक है? अक्सर लोगों को कभी मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कभी कुछ और खाने की क्रेविंग होती है, तो ये क्रेविंग का होना नॉर्मल भी है और एब्नॉर्मल भी है। नॉर्मल कैसे है कि आपकी बॉडी में उस सर्टेन केमिकल, उस सर्टेन मिनरल या उस सर्टेन न्यूट्रिएंट की कहीं न कहीं कमी हो जाती है, ठीक है? अब आपको ये मैसेज मिलता है कि जैसे हम ये कहते हैं मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है या मेरा चॉकलेट खाने का दिल चाह रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं शुगर लेवल डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है? तो ये भी एक कंडीशन है या जिसे हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास इमोशंस, ठीक है? इमोशंस को स्टडी किया जाता है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई इंसान अ, जिस बात पे सब खुश हैं उस पे खुश नहीं हो रहा या हर वक़्त ही गमगीन रहता है, गमगीन रहने वाली कोई बात भी नहीं है,
उदास रहने वाली कोई बात भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी वो गमगीन रहता है, या एक अगर कोई शख्स हर वक़्त ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, हर वक़्त ही गुस्से में रहता है, तो ये भी एक ये आपके इमोशंस है, ठीक है? और इन इमोशंस को स्टडी किया जाता है। अक्सर आपने लोग देखे होंगे जो हर वक़्त गुस्से में रहते हैं। कभी भी बात करो उनसे, वो गुस्से में ही बात करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो हर वक़्त हँसते रहते हैं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर वक़्त क्लास में हँसते रहेंगे, बिला वजह हँसेंगे। तो ये भी एक तरीके से नॉर्मल होने की निशानी नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों के अंदर फ़ियर होता है, जैसे ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सफाई का बहुत, हर वक़्त वो सफाई, किसी से हाथ मिलाएँगे, हाथ धोएँगे, किसी के बराबर में बैठ गए, फिर से हाथ धोएँगे, बार-बार सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, बार-बार चेहरा धोएँगे ताकि हम साफ लगें, हम गोरे लगें। तो ये भी एक निशानी है कि आपके इमोशंस नॉर्मल नहीं है, आपको खौफ है किसी न किसी चीज़ का, गंदे होने का खौफ। अब किसी से हाथ मिला के आपका हाथ जो है वो, अब तो कोरोना वाली सिचुएशन है, हर बंदा ही ओसीडी बन गया है। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये इस तरह के लोगों को ये सफाई पसंद बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि ये इतना हाथ धोते हैं, इतना हाथ धोते हैं कि वो हाथ धो-धो के केमिकल की वज़ह से इनका स्किन उतरने लगता है, इनके चेहरे की स्किन उतरने लगती है, ठीक है? तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं? इमोशंस हैं, इमोशंस को स्टडी किया जाता है। और इमोशंस को स्टडी करके आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, ये भी साइकोलॉजिस्ट का काम है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक नॉर्मल सिचुएशन में, या अगर जैसे इसमें मैं एग्जांपल देखूँ, एग्जांपल बताऊँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चा वो बच्चा होता है कि एक तो वैसे तो बच्चों की आदत होती है इधर-उधर भागने की, लेकिन हर बच्चे के लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, कोई टॉय, कोई गेम, कोई मोबाइल, कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिससे बच्चा जो है वो एक जगह टिक के बैठ जाता है। हाइपर एक्टिव बच्चे वो बच्चे होते हैं कि जिनको आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, यानी 20 मिनट बिठ भी बिठाने के लिए उनके लिए बाकायदा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं कि वो 20 मिनट तक भी वो बच्चा एक जगह टिक के बैठ जाए, ठीक है? तो भागना, या बॉडी के अंदर इतनी बेचैनी, या जो आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि अगर क्लास में कोई स्टूडेंट, जैसे क्लास में बैठने का या आपके जो फेस जेस्चर्स हैं, उसका उसका एक सर्टेन लेवल है, ठीक है? आपको पता है कि क्लास में क्योंकि टीचर मौजूद है, तो मैंने किस तरह के जेस्चर्स टीचर को देने हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। और अगर आपको इन चीज़ों का इल्म होने के बावजूद भी आपका बिहेवियर सॉरी, आपका जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है? यानी कि आपका, आपके मेंटल प्रोसेस से जो मैसेज आ रहा है, वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा, या आप जो मैसेज अपने दिमाग को कन्वे करना चाह रहे हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। तो आपके बिहेवियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब बिहेवियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली आपकी फ़िज़ीक, आपके रिएक्शंस भी इस चीज़ को पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट्स हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो किसी भी पेशेंट को या किसी भी क्लाइंट को स्टडी कर सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व इन चीज़ों को करके या इन चीज़ों की स्टडी करके किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अगला जो पॉइंट है, जो आज का लेक्चर है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है स्टेप्स इन मेथड, ठीक है? अब ये साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो रिसर्च किस तरीके से की जाती है। अब रिसर्च करने का जो तरीका है, वो जब आप एमएस या पीएचडी करेंगे, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ एक छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा, यानी कि 0.002 समझ लो कि एक आपको एक
ट्रेलर दिखाया जा रहा है इन 5 हेडिंग्स में कि एक्चुअल में रिसर्च होती क्या है, या जहाँ भी कहीं आपके पास साइंस का या साइंटिफिक का वर्ड लिखा हुआ हो तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे या इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब जब हम स्टेप्स एंड मेथड्स की बात करते हैं या रिसर्च की बात करते हैं, तो रिसर्च में हमारे पास, लेट्स सपोज इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी ये एडवांस चीज़ है कि जब जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक्स कभी ना कभी ये टॉपिक्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। ये किताबें हमारे पास मौजूद नहीं थी, ठीक है? जब ये किताबें हमारे पास मौजूद नहीं थी, जैसे फादर ऑफ साइंस फिलॉसफी को कहा जाता है। हमारे पास जितनी भी सोशल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस के कोर्स हैं, वो सारे उसके अंडर पढ़ाए जाते थे, ठीक है? यानी कि सब हेडिंग्स होती थी। लेकिन जैसे-जैसे रिसर्च होना शुरू हुई, तो साइकोलॉजी की एक प्रॉपर फील्ड बन गई, सोशियोलॉजी की एक प्रॉपर फील्ड बन गई, फार्मेसी की एक प्रॉपर फील्ड बन गई। लोगों ने उस फील्ड को एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया और उसमें काम करना शुरू किया। तो ये फील्ड बनना, और जब फील्ड नहीं बनी थी और फिलॉसफी के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता था, तो ये जो रेवोल्यूशन है ये कैसे आया? ये रिसर्च से आया, ठीक है? साइंटिफिक स्टडी से आया, ठीक है? अब साइंटिफिक स्टडी की कैसे जाती है? तो ये जो है ये इसके इसके मेथड्स हैं या इसके पॉइंट्स कह लो, स्टेप्स कह लो। सबसे पहले है हमारे पास स्टेटिंग अ प्रॉब्लम क्लियरली। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सवाल तलाश करना है, जिसका हम आंसर देंगे, ठीक है? जैसे जिन लोगों ने साइंस से अगर मैट्रिक किया होगा, तो उन्होंने ये पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। ये एक थ्योरी जो है उसको डिफाइन किया गया था। इसी तरीके से किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि लेट्स सपोज़ एक मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है कि स्टाइल इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? या ये मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे इसका आंसर तलाश करना है, ठीक है? मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे ये लगता है, या मेरा ये क्वेश्चन है, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लीडरशिप स्टाइल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? लीड करने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ये आप लीडरशिप के कोर्स में पढ़ेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या लीडरशिप स्टाइल का एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? हाँ या ना? अब इसके हाँ या ना के जवाब को तलाश करने के लिए मैं क्या करूँगी? रिसर्च करूँगी, ठीक है? मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर लिया, और प्रॉब्लम क्या था? लेट्स सपोज़ मैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में हूँ और वहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया कि लीडरशिप स्टाइल का इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस पे या नहीं पड़ता। अब ये हाँ या ना का जवाब मुझे तलाश करना है। अब सबसे पहले क्या होगा? डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे हाइपोथेसिस में जनरेट करते हैं, ठीक है? उसका हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। अब प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएँगे, हाइपोथेसिस हमेशा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा, ठीक है? जैसे मेरे दिमाग में अगर कोई मसला है और वो मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लीडरशिप का एम्प्लॉयी पे की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगी? मैं उसके लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस जनरेट करूँगी। हाइपोथेसिस में हमारे पास एक तो नंबर 1 कंडीशन है कि स्टेटमेंट होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन ये है कि 2 वेरिएबल्स आएँगे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है? लेकिन आपको इतनी लंबी बहस में नहीं पड़ना। आपका काम सिर्फ इसी से चल जाएगा कि हाइपोथेसिस में आपने एक स्टेटमेंट जनरेट करना है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 2 चीज़ें हों, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक ये सर्टेन वे में, यानी जिसके अंदर आप इन दोनों चीज़ों को डाल के और एक ग्रामेटिकल फॉर्म में आपने एक स्टेटमेंट को जनरेट करना है, ठीक है? जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, अब इतना तो आपको पता होगा। ये हाइपोथेसिस आपने जनरेट कर दिया, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है? डिज़ाइन अ स्टडी। अब ये हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट आपके पास आया है,
इसका आपने जवाब तलाश करना है कि या तो ये सही होगा या ये गलत होगा। जो सोच आपने सोची है और जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी बेसिस पे आपने अपना हाइपोथेसिस जनरेट किया है, उसको आपने स्टडी करना है और आपने उसके लिए स्टडी डिजाइन करनी है। ठीक है। अब ये जो डिजाइनिंग स्टडी है, ये पूरी आपकी होगी रिसर्च, और ये रिसर्च जो है वो काफी डेप्थ में होती है, जिसमें आप अपना सैंपल साइज ढूंढते हैं। जैसे सैंपल साइज का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि लोग लीडरशिप का इम्पेक्ट पड़ता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, हाँ या ना, तो अब आप किससे जो है ये चीज इसका डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि रिसर्च आप किन लोगों पे करेंगे। तो वो लोग आप आइडेंटिफाई करेंगे, जिन लोगों पे आप करेंगे वो कौन होगा, वो आपका सैंपल साइज होगा। सैंपल साइज कैसे लिया जाता है, सैंपल साइज ऐसे लिया जाता है या सैंपल लेने का मतलब ये होता है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि चावल की दुकान पे जब आपने कोई नए चावल खरीदने होते हैं तो चावल वाला आपको एक छोटा सा सैंपल देता है। वो ये कहता है कि पहले आप इसे जाके पकाएं, इसे ट्राई करें और फिर आप जो है वो मुझसे आके ज्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लेट सपोज अगर मुझे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो दुनिया में पूरी दुनिया में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। अब मैं यहाँ पे अपना पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करूंगी। लेट सपोज मेरा पॉपुलेशन है पाकिस्तान। ठीक है। अब मैं पूरी पाकिस्तान के एम्प्लॉय से तो डेटा जा जाके मैं पूछ नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है रिसर्च में। रिसर्च में आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा और इतनी ज्यादा एफर्ट नामुमकिन सी बात है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, पॉपुलेशन आइडेंटिफाई कर ली, मेरी पॉपुलेशन कौन है, पाकिस्तान है। अब मैंने ये सोचा कि पॉपुलेशन से जो मैंने सैंपल पिक करना है वो सैंपल होगा मेरा कराची। यानी कराची में मेरे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनके एम्प्लॉय और वहाँ के जो मैनेजर हैं या जो लीडर हैं या जो भी उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं, उनसे जाके डेटा कलेक्ट करूंगी। ठीक है। अब कराची भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ये करूँगी कि कराची जो है वो मेरा पॉपुलेशन बन जाएगा और कराची में जो बैंकिंग सेक्टर है वो मेरा सैंपल साइज़ बन गया। मज़ीद कंसाइज़ हो गया, मज़ीद स्पेसिफिक हो गया, डेटा कलेक्ट करना और आसान हो गया। ठीक है? बैंकिंग सेक्टर। अब जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, मैंने वहाँ जाके डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है? यानी मैंने अपनी स्टडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि मैंने अपना पॉपुलेशन डिसाइड किया, फिर मैंने अपना सैंपल साइज डिसाइड किया और फिर उसके बाद मैंने डेटा कलेक्ट करने के लिए जिस टूल को इस्तेमाल किया वो भी हमारे पास किस में आएगा, स्टडी डिजाइन में आएगा। अब वो टूल क्या हो सकते हैं, वो क्वेश्चनेयर भी हो सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, वो इंटरव्यू सेशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है रिसर्च करने वाले पे, जो भी रिसर्च कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर को डिजाइन करना पड़ेगा, या तो मैं खुद से डिजाइन करूं क्वेश्चनर को, या फिर मैं बना बनाया क्वेश्चनर इस्तेमाल करूं जिसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले से मौजूद हो। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, और वैलिडिटी का मतलब क्या है कि आप जिस टूल से जिस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया उन लोगों से जहां से जिनको मैंने अपना सैंपल बनाया था, और डेटा कलेक्ट करने के बाद अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने अगला जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा जो है वो एक स्टैटर्ड फॉर्म में होगा। जब आपने स्टैट्स जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि हम जो है वो एक्स की वैल्यूज लेते हैं, फिर वाई की वैल्यूज लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, और फिर फॉर्मूला पुट करके हम उसका मीन, मीडियन, मोड या जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिस तरीके से हम करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम अपना आंसर जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा और हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिनके थ्रू, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे रिजल्ट जनरेट करते हैं। अब यहाँ देखो, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है।
कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, रेप्लिकेटिंग एन एक्सपेरिमेंट। रेप्लिकेटिंग एन एक्सपेरिमेंट करने का मकसद क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि हमने हमारी टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करना है कि क्या कंसिस्टेंट है। लेट्स सपोज अगर मैंने 6 लोगों पे इस रिसर्च को किया, यानी 6 बैंकिंग सेक्टर्स है, मैंने डेटा कलेक्ट किया और मेरा रिजल्ट ये आ गया कि हाँ भाई, जो लीडरशिप स्टाइल है उसका इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, यानी हाँ में मेरा जवाब आया। अब रेप्लिकेटिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होगा कि मैं अपने जवाब को कंफर्म करूं कि क्या जो मैंने सैंपल साइज लिया था, या मैंने रिसर्च का जो मेथड अप्लाई किया है, या जो रिसर्च डिजाइन मैंने बनाया था, ये मैंने सही है या गलत है, या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मैं इसी एक्सपेरिमेंट को सैंपल साइज चेंज करके, अब इसमें ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं अगर आपने रिलायबिलिटी चेक करनी है, सेम ही सैंपल साइज भी ले सकते हैं, सैंपल साइज चेंज भी कर सकते हैं, रिलायबिलिटी की टाइप्स होती है, ठीक है। वो करके और फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करते हैं। जब आपने रेप्लिकेट किया तो आपके पास चांसेस हैं कि रिजल्ट सेम भी आए और रिजल्ट चेंज भी आए। अब यहाँ पे सही गलत कुछ भी नहीं, रिसर्च में आपके पास कभी भी कोई चीज सही या गलत नहीं है। अगर जवाब हाँ में आ रहा है तो ये आपकी एक रिसर्च है, आपने 2020 में 18 अगस्त को आपने ये एक रिसर्च की, उसका आंसर आपके पास ये आया कि यस, एम्प्लॉय की लीडरशिप का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। जब आपने रेप्लिकेट किया, सेम आंसर आया, उसी आंसर को आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगला पॉइंट लिखा हुआ है और वो क्या है कि ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट, ठीक है, आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया और रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट बना के ये रिपोर्ट जो है अपने पास रख ली, या जहां भी आपने जमा करवानी है, आर्टिकल आपने जमा करवाना है वो जमा करवा दिया। इस डेट पे आपने ये चीजें आइडेंटिफाई की थी और ये आपके पास रिजल्ट आया था, और इस तरीके से आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने एक छोटा सा आपको ट्रेलर दिखा दिया कि रिसर्च एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है। कहने में ये सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर था, लेकिन लोगों को एक एक आर्टिकल लिखने में पूरा पूरा साल लग जाता है, क्योंकि रिसर्च के लिए आपके पास बजट भी चाहिए, आपके पास टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, और हर इंसान जो है वो नहीं दे सकता। जी, थ्योरी भी कहेंगे, थ्योरी लॉ बनते हैं, थ्योरी बनती है, लोग उसको बार बार वेरीफाई करते हैं। लास्ट पॉइंट है ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट। आपने रेप्लिकेट किया और रेप्लिकेट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आया वो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, आपका स्टेटमेंट, आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। जिन लोगों ने स्टैट्स की होगी उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि एंड में हम लिखते हैं हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड या हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अगर नहीं की तो अब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो स्टैट्स के अंदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी आपका रिजल्ट आया उसको आपने कंक्लूजन लिखना है और रिजल्ट आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन में सारी हेडिंग्स लिखने के बाद आखिरी हेडिंग क्या लिखते हैं, कंक्लूजन की, यानी कि पूरा जो आपने लिखा उसको आप कंक्लूड कैसे करेंगे। अब उर्दू में मुझे नहीं पता कंक्लूजन को क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है नतीजा फिकर कुछ करके कहते हैं। तो वो कंक्लूजन जो है वो आप लिखेंगे, जो भी आपने रिसर्च की उसका आपका रिजल्ट या उसका कंक्लूजन जो है वो क्या ड्रॉ किया आपने, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है।